बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आज हम MGT 211 का मिड टर्म का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। तो इसमें ये देखा जाता है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज आपने अपनानी होती है, कौन सी हिकमत अमली को आपने अप्लाई करना होता है कि जो मैनेजर्स हैं उनके नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो कैसे सेटिस्फाई होंगे और मोटिवेट होंगे। तो ये हमने पीछे भी पिछले लेक्चर में भी इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ा था। तो उसमें पहला पॉइंट आपके पास है रीन इन्फोर्समेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी। तो ये मोटिवेशन की वो बिहेवियर की थ्योरी है जिसमें किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है या डिस्करेज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनकरेज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसको कोई रिवार्ड वगैरह देंगे। तो डिस्करेज किस वक्त होगा? जब आप उसको पनिशमेंट देंगे, कोई सज़ा वगैरह देंगे, जब आप उसको गुस्से के साथ उसके साथ बात करेंगे तो ये डिस्करेज में आ जाएगा। तो उसके बाद आगे लिखता है कि द फोर्स द वर्कर टू अडॉप्ट द बिहेवियर द स्ट्रेंथ डिजायर बिहेवियर एट वर्क प्लेस। जो भी वर्क प्लेस जहाँ पे काम किया जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ बिहेवियर क्या है, उसका माहौल कैसा है। तो इसके दो तरीके हैं रिइंफोर्समेंट के, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव मीन्स द इनकरेज अ पार्टिकुलर बिहेवियर, तो उसका मतलब ये होगा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज कर रहे हैं। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में ये आती है कि वो आप अपने बिहेवियर के साथ आपने ऐसा बिहेवियर अपनाया हुआ है जिससे जो आपके वर्कर हैं वो डिस्करेज हो रहे हैं। उसके बाद है ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप में ये होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का मतलब ये हो जाएगा कि जो अच्छी पोस्ट पे हैं जैसे मैनेजर हैं और एम्प्लॉय जो वर्कर हैं उनके दरमियान आपस में उनका रिलेशनशिप कैसा है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप दो किस्म का होता है, एक एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय और दूसरा एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, या वर्कर का वर्कर के साथ होता है, और दूसरा ये होता है कि वर्कर का मैनेजर के साथ किस अंदाज में होता है। तो उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि पर्पस ऑफ द ह्यूमन रिलेशन इज टू गिव अ फीलिंग ऑफ अ फैमिली। इस रिलेशनशिप का मकसद ये है कि आप जैसे भी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको एक ख़ानदान, एक घर जैसा माहौल मिले, एक फैमिली जैसा माहौल मिले, तो जिसमें आप किसी भी बगैर डर के, बगैर खौफ के आप अच्छे अंदाज में काम कर सकें और उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को आप अपनी कंपनी समझ के काम करेंगे तो जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? सेट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्विंग बोथ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। मैनेजर के दरमियान और सबऑर्डिनेट जो उसके मातहत काम कर रहे होते हैं उनके दरमियान ये काम होता है कि वो अपने गोल्स को हासिल करें और जो अपनी प्रोग्रेस है उसको इम्प्रूव करें। तो ये मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है। उसके बाद है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन बाय गिविंग एम्प्लॉय अ वॉइस इन अ मैनेजमेंट ऑफ देयर जॉब्स एंड द कंपनी। इसमें ये होता है कि जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को आगाह होती है कि अपने जो भी उसने मेथड बिहेवियर इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, उसके अंदर ये चीज़ का ख्याल रखे कि जो वर्कर है उन तक उनकी आवाज़ पहुँचे जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई हों, मकसद उनसे बातचीत करें, कम्युनिकेट करें। इसमें वो एग्जांपल भी कहता है कि वर्कर हु नो लॉन्गर रिपोर्ट प्रोडक्ट डिफेक्ट टू सुपरवाइज़र, जो कि कोई भी प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है और सुपरवाइज़र को रिपोर्ट नहीं की जाती, बट वो क्या करते हैं, उनको फ्रीडम होती है, उनको आज़ादी होती है कि वो जिस अंदाज के अंदर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये सारा मकसद इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद है टीम वर्क। टीम वर्क इज़ नॉट फॉर एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन के लिए टीम वर्क ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि इसमें ये होता है, और इससे पहले भी काफ़ी जो साइंसदान हैं और रिसर्चर हैं वो इस चीज़ को नेगेटिव पॉइंट पे लेके जाते हैं या इसको ख़त्म कर चुके हैं कि टीम वर्क में काम नहीं होना चाहिए। उसका मकसद ये होता है कि कुछ लोग तेज़ काम करने वाले होते हैं और कुछ स्लो काम करने वाले होते हैं, तो उनके फिर ग्रुप बन जाते हैं। और जो लोग तेज़ काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं, तो वो दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि आप पूरे टाइम पे काम नहीं कर रहे, आप हमारे साथ मिलके चल नहीं सकते। तो टीम वर्क में ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो टीम मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ आर गिवन डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन नैरो और बोर्ड एक्टिविटी। तो टीम मैनेजमेंट ये है वो मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पास, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो ये होती है टीम मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब रीडिज़ाइन। तो जॉब इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर ये कहता है कि वो आपको मोटिवेशन का मेथड यूज़ करना होता है जिसकी वजह से वर्कर की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो उसको इंक्रीज़ हो, वो अच्छे अंदाज के अंदर मोटिवेट हों और जो अपनी जॉब की एक्टिविटीज़ हैं उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करें और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर सके। तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको एक्सपेंड कर सकें, और या ये भी कर सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी या जदीद दौर के मुताबिक न्यू स्किल्स जो हैं वो उनको सिखा सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को पूरे एतमाद समझते हैं
और अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद है जॉब रीडिज़ाइन प्रोग्राम। इसमें ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है कि आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने वर्कर को ग्रुप बना के, ताकि उनको एक अच्छे अंदाज में काम करने के मौका मिले। तो जॉब रीडिज़ाइन इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड ऑफ द वन ऑफ थ्री वे, तीन तरीके में देखे थ्रू कंबाइनिंग टास्क, कोई भी टास्क उसको कंबाइन दे दिया जाए, फॉर्मिंग नेचुरल वर्क ग्रुप बना दिया जाता है, या साइलेंट रिलेशनशिप उनके दरमियान कायम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ये थ्योरी पेश की जाती है कि अगर आप अपने वर्कर को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करना चाहते हैं ताकि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकें, तो साइकोलॉजिकल उनकी नफ्सियात को देखा जाएगा, ताकि उनके जो ज़हनी सलाहियत को बेहतर बनाया जाए, ताकि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकें और कंपनी के लिए फ़ायदा मंद साबित हो। तो उसमें एक एग्जांपल भी दी गई है कि 1980 और 1980 के बाद और 1990 से पहले ये था कि अगर उनको ये साइकोलॉजी के तौर पे उनको बेहतर किया गया, उनकी जहन साजी अच्छे अंदाज में की गई, उनको मोटिवेट कर दिया गया, वो खुश दिली के साथ काम करने लगे, तो उनकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस थी वो बेहतर होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजरियल स्टाइल एंड लीडरशिप। तो देयर आर मैनी वैलिड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। मोस्ट मैनेजर डू नॉट कन्फर्म ऑफ एनी वन स्टाइल। वो किसी भी एक स्टाइल के साथ काम नहीं करते, वो सिचुएशन के मुताबिक अपने जो स्टाइल है उसको चेंज कर देते हैं। और ये होता है कि हर जो मैनेजर है उनकी किस्म की कुदरती तौर पे उनकी तबीयत होती है, कुछ खुश मजाज होते हैं, कुछ थोड़े सा गुस्से वाले होते हैं, कुछ टेक्निक लगा के काम निकलवाने वाले होते हैं कि सिचुएशन को संभालने जाए। तो उसमें लीडरशिप क्या है? अ प्रोसेस ऑफ द मोटिवेशन, मोटिवेटिंग अदर टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो उनको ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए उन्होंने क्या करना होता है, वर्कर को मोटिवेट करना होता है, और इस प्रोसेस को लीडरशिप कहते हैं। मैनेजरल स्टाइल क्या है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट द मैनेजर एक्सिबिट इन डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट। जो भी आप सबऑर्डिनेट के साथ बिहेव करते हैं, उसके साथ डील करते हैं, उसके साथ कैसे अपना बर्ताव रखते हैं कि ताकि वो काम को बेहतर तरीके से कर सके। उसमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल आ जाता है, तो ये मैनेजर्स के एग्जाम में भी आ जाती हैं ऑटोक्रेटिक मैनेजर वगैरह, और इसमें स्टाइल में आ जाता है। तो इसमें ये होता है कि इसमें वो मैनेजर जो है वो सिर्फ ऑर्डर चलाता है और ऑर्डर के मुताबिक अपना काम देता है। उसमें किसी भी जो वर्कर है उससे कोई भी मशवरा वगैरह नहीं लिया जाता है, बस सिर्फ ये किया जाता है भी ये ऑर्डर है और इसको ओबे आपने करना है। डेमोक्रेटिक स्टाइल, ये इसमें ऐसे मैनेजर आ जाते हैं जो कि अपने सबऑर्डिनेट से मुशावरत भी करते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं, और फिर सिचुएशन को देख के उस पे फैसला करते हैं। हुक्म तो उसी का चलना होता है, ऑर्डर उसी का चलना होता है, लेकिन वो अपने वर्कर से मुशावरत ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन ऑटोक्रेटिक के अंदर वो मुशावरत नहीं करते। फ्री रेंज स्टाइल के अंदर ये होता है कि जो मैनेजर हैं उनका सबऑर्डिनेट पे इतना इत्मीनान होता है कि उनको फ्री हैंड उन्होंने दिया होता है कि आप किसी भी मौके की मुनासबत के मुताबिक, किसी भी मौके को देख के, सिचुएशन को देख के अपना फैसला कर सकते हैं। तो उसके बाद है कॉन्टीजेंसी अप्रोच ऑफ द लीडरशिप। इसमें भी ये देखा जाता है कि डिफरेंट कल्चर होते हैं, बिहेवियर होते हैं, जिसके मुताबिक सिचुएशन के मुताबिक जो मैनेजर्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के अपने जो फैसले हैं वो करते हैं। कभी वो मुशावरत कर देते हैं और कभी फ्री हैंड वगैरह उसको दे देते हैं। कॉन्टीजेंसी अप्रोच में अप्रोच ऑफ द मैनेजर स्टाइल होल्डिंग दैट द अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द एनी सिचुएशन डिपेंडेंट कॉन्टीजेंट ऑन द यूनिक एलिमेंट ऑफ द सिचुएशन। इसमें भी यही बात की गई है कि सिचुएशन को देखते हुए जो मैनेजर हैं वो अपने डिसीजन करते हैं, फैसला करते हैं, जो डिपेंडेंट हैं उसकी जो भी बात की जाएगी उसको मानना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन एंड लीडरशिप इन द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी के अंदर मोटिवेशन और लीडरशिप क्या है? चेंजिंग पैटर्न ऑफ द मोटिवेशन। तो इसमें ये है कि 21st सेंचुरी के अंदर मोटिवेशन के जो पैटर्न हैं वो भी चेंज हो चुके हैं, कि जो कि आज के एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ पैसे को नहीं कुछ भी मानते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि उनका जो माहौल है वो भी अच्छा होना चाहिए। इससे पहले की जो सिचुएशन थी, इससे पहले के जो वर्कर्स थे इस सेंचुरी से पहले, वो कुछ और तरीके से काम करते थे। अब इसमें पहला पॉइंट है मनी इज़ नो लॉन्गर टू प्राइम मोटिवेटर फॉर द मोस्ट पीपल। लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए पैसा हर चीज़ नहीं है। वो चाहते हैं कि जो भी बिजनेस करें, जो भी काम कर रहे हैं, वो उसकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो बहुत सारे लोग मोटिवेशन चाहते हैं, रिलैक्स चाहते हैं, काम अच्छे अंदाज में होना चाहिए, वो कुछ सीखना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो वो इन सारी चीज़ों की हामी है, ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि वन रिसेंट सर्वे किया गया है, उसमें वर्कर जो है वो फ्लेक्सिबल वर्किंग चाहते हैं कि काम अच्छे अंदाज में हम कर उस वक्त करेंगे जब हमें वो माहौल अच्छा दिया जाएगा। तो इसमें भी यही बात किया गया कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तनाव खिंचाव की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ मैनेजर क्या करते थे जो एटोक्रेटिक स्टाइल अपनाते थे, सिर्फ ऑर्डर ओबे नहीं करते। वो अगर वो कहते हैं कि अगर हमारे साथ खुशगवार माहौल होगा तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं।
उसके बाद तीसरा पॉइंट है डाइवर्सिटी इनहेरेंट टुडे फोर्स वर्कफोर्स मेक मोटिवेटिंग बिहेवियर मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें भी वही डाइवर्सिटी, तनाव खिंचाव की बात कर रहे हैं कि जब आप तनाव होगा, खिंचाव होगा लोगों के दरमियान, एम्प्लॉयज़ के दरमियान, मैनेजर के दरमियान, मैनेजमेंट के दरमियान, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। तो उनका खुशगवार माहौल की ज़रूरत होती है। उसके बाद है चेंजिंग पैटर्न ऑफ द लीडरशिप। लीडरशिप में भी मुख्य पैटर्न जो है वो चेंज होने चाहिए। टुडेज लीडर्स ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द नेसेसरी टू चेंज द, अगर वो अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे तो अपने एम्प्लॉयज से ज़्यादा तरीके से काम ले सकते हैं। तो उसमें यही है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल लेस एक्सेप्टेबल एंड मैनी मैनेजर आर फंक्शन मोर एज द कोचेस दैन बॉस। बॉस की जगह पे, क्योंकि बॉस सिर्फ ऑर्डर देता है और कोचेस जो होता है वो रहनुमाई करता है, तो इसके लिए ऑटोक्रेटिक जो स्टाइल है, सिर्फ ऑर्डर देने वाला वो काम नहीं करेगा, उसके अलावा वो सिर्फ उनके साथ मुशावरत के साथ डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं। डाइवर्सिटी इज अफेक्टिंग लीडरशिप प्रोसेसेस। तो इसमें वुमेन, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स आर एंटरिंग द मैनेजरियल रैंक। उसमें मुख्तलिफ चीज़ का यही है कि जो यंग लोग हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, ना कि पुराने जो लोग हैं वो थोड़ा सा ऑर्डर चलाने वाले होते हैं। इसमें ये है कि आप अगर इफेक्टिव लीडरशिप चाहते हैं तो आपके जो बिहेवियर है उसके अंदर सॉफ्टनेस, नरम दिल, इसको कह सकते हैं, या जिसको कहते हैं कि नरम गोशा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। तीसरा है लीडरशिप मस्ट अडॉप्ट और द नेटवर्क मेंटेलिटी रेदर देन द हेरिकल। तो इसमें ये है कि अगर उसकी नफ्सियात को देख के काम किया जाए, अगर उसकी नफ्सियात को समझा जाए, तो फिर भी एम्प्लॉय जो है वो अच्छे अंदाज में काम करता है। उसके बाद है मॉडिफाई वर्क शेड्यूल। अगर आप वर्क शेड्यूल को मॉडिफाई किस तरीके कर सकते हैं, वर्क शेयर प्रोग्राम। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने जॉब सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा इंक्रीज करना है, मेथड है, तो उसमें ये होता है कि उसका जो प्रोग्राम है, उसका जो वर्क है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसको थोड़ा-सा शेयर किया जाए, उसको थोड़ा-सा हेल्प की जाए। तो उसमें जॉब शेयरिंग में भी आ जाता है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉइज़ को ये बेनिफिट देता है कि आप अपनी जो जॉब्स एक्टिविटीज़ हैं उसको थोड़ा-सा मुख्तलिफ अंदाज़ के अंदर करें, कि कुछ आज कर लें, कुछ कल कर लें, थोड़ा-सा टाइम के अंदर डिवाइड कर लें, तो ये भी अच्छा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्स टाइम प्रोग्राम एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस स्ट्रेटजी। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन बाय अलाउइंग वर्कर टू एडजस्ट वर्क शेड्यूल डेली और वीकली बेसिस। उनको एक वर्क शेड्यूल दिया जाता है, आप डेली इतने घंटे काम करेंगे। अगर आप 8 घंटे की जगह पे 7 घंटे काम करते हैं और अच्छे अंदाज में करते हैं, तो आप अपने वर्क को फुलफिल कर लेंगे। वो डेली बेसिस पे भी हो सकता है और वीकली बेसिस पे भी हो सकता है। उसके बाद है फ्लेक्स टाइम। उसमें ये होता है कि अपने जो वर्क है उसको डिवाइड किया जाता है, मुख्तलिफ शेड्यूल खुद बना लेता है एम्प्लॉय के। उसने एक हफ्ते के अंदर टोटल 40 घंटे जो है वो काम करना होता है। वो फ़र्ज़ करें एक दिन वो 4 घंटे काम करता है, दूसरे दिन 5 घंटे काम करता है, या 6 दिन जो है वो काम करता है, तो उस अंदाज से भी वो अपने 1 वीक के जो है 40 डेज वो कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेलीकम्यूटिंग एंड वर्चुअल ऑफिस। तो टेलीकम्यूटिंग क्या है? ये एक फ्लेक्स टाइम की एक ऐसी शक्ल है जिसके अंदर हर जो एम्प्लॉय है वो अपने ऑफिस से दूर बैठ के, मकसद घर के अंदर बैठ के भी काम कर सकता है, और अपने ज़िंदगी को मैनेज करके, अपने जो वर्किंग आवर है उसको मैनेज करके अपने ऑफिस का काम भी कर सकता है। तो 1994 के अंदर इस टर्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और उसका काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले 7.6 मिलियन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और अब ये बढ़ के 25 मिलियन एम्प्लॉयज़ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद है वर्चुअल ऑफिस। इसमें ये किया गया कि रीडिज़ाइन इस चीज़ को किया गया टेलीकम्युनिकेटिंग को, कि ऑफिस के अंदर और लोगों को और अपने जो वर्कर और एम्प्लॉयज़ को उसको अकोमोडेट किया गया, कि ताकि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ख़ुद तय करें और उसके मुताबिक अपने अंदाज के अंदर काम कर सकें। अब उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है उसके बेनिफिट ये है कि उसके लिए फ्रीडम है कि वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम कर सकता है। और दूसरा ये है कि एम्प्लॉयज़ बेनिफिट ये है कि वो हाई लेवल पे कमिटमेंट कर सकता है और अपने जॉब सेटिस्फेक्शन कर सकता है, कि वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छे अंदाज में रह के वर्क कर सकता है। उसके बाद है कि फ्लेक्स टाइम सम टाइम कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेट बिकॉज पीपल आर टू रीड। इसमें ये है कि इसमें ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज के तौर पे आ जाता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि वो अपने सीनियर जो लोग होते हैं उसके अंडर रह के काम करना अच्छा समझते हैं, कि ताकि किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आए तो वहाँ से हम पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि वो अकेले होते हैं और काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टेलीकम्यूटिंग एंड वर्चुअल ऑफिस आर मेड नॉट फॉर बी एवरीवन। वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अकेले सही तरीके से काम नहीं कर सकते, उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है जो आपको ऑफिस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल सकती है, और वहाँ पे वो अ, अकेले बैठ के काम सही तरीके से नहीं कर सकते, मकसद अनकंफर्टेबल वर्किंग अवे फ्रॉम द
मैनेजर एंड कुलीग और कुलीग के साथ बैठ के काम करना, खुशगवार माहौल के अंदर करना बेहतर समझते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।